Good morning, everyone. I hope you all are doing great at your home. You must have understood the last video. If you have any query regarding that, you can message me, right? Now, today we are going to read about the topics tracking social differences, craft production, contact with descendants, seals, script, and weights. Clear? Now, move on to the topic first. Tracking social differences. Children, as you have already studied it in your earlier classes, that about the burial, right? So archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences amongst people living within the particular culture. These include studying burial. जो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये बरियल्स की स्टडीज़ करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे उनमें क्या सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस रहे होंगे. चिल्ड्रन, यू मस्ट फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड ऑफ इजिप्ट, राइट? तो सम ऑफ विच वर कंटेम्परेनियस विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन. सो मैनी ऑफ दिस पिरामिड वर रॉयल बरियल्स. जो पिरामिड हैं ये रॉयल बरियल्स हैं जहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में वेल्थ को भी बरी किया जाता था, उसको भी दफनाया जाता था बॉडी के साथ. क्लियर? सो एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन. हड़प्पन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली जो डेड होते थे उनको पिट्स में ले किया जाता था. एंड सम टाइम देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट्स वॉज मेड. क्लियर? सो इन सम इंस्टेंसेस हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. जो हॉलोड आउट स्पेसेस वर लाइंड विद ब्रिक्स. मे बी these variations an indication of social differences, but we are not sure about that. And some grave contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. कि पॉटरी के साथ उन्हें दफनाया जाता था, ऑर्नामेंट के साथ दफनाया जाता था कि ये आफ्टर लाइफ में यूज़ हो सके. एंड ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन. ज्वेलरी भी मिली है. इन फैक्ट इन द एक्सकेवेशन खुदाई हुई है इन एट द सेमेट्री इन हड़प्पा इन मिड 1980s में जो खुदाई करके पता किया गया है कि एन ornament consisting of 3 shell rings, jasper, bead and 100 of micro beads was found near the skull of a male. राइट? मेल के स्कल के आसपास ये 3 कीमती रिंग्स जो हैं शेल रिंग्स मिले हैं. राइट? और कुछ इंस्टेंसेस में डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स एज इज शोन इन द पिक्चर. कॉपर मिरर. राइट? तो कुछ डेड को इनके साथ जो था वो बरी किया हुआ था, दफनाया गया था. बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रेशियस थिंग्स विद डेड. हड़प्पन्स का मानना नहीं था कि वो डेड के साथ प्रेशियस थिंग को भी साथ में दफनाए. नेक्स्ट टॉपिक इज लुकिंग फॉर लग्जरीज. सो लग्जरीज मीन्स कंफर्ट. राइट? सो अनदर स्ट्रेटजी जो पता करती है सोशल डिफरेंसेस. अगर हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में स्टडी करें तो हमें उनके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पता चलेगा. तो आर्कियोलॉजिस्ट इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज यूटिलिटेरियन एंड सेकेंड वन इज लग्जरीज. यूटिलिटेरियन यूजफुल चीज़ों का क्लासिफिकेशन है एंड लग्जरी कंफर्ट का. तो फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल जैसे स्टोन और क्ले. क्लियर? और these includes like querns, pottery, needle, flesh rubbers and are usually found distributed throughout the settlements. Clear? Next, archaeologists assume objects were luxuries. कैसे होते थे? Comfort वाले ऑब्जेक्ट जो होते थे वो कैसे होते थे? If they are rare or made from costly non-local material और with complicated technologies से अगर बने हुए हैं तो वो कीमती हैं, लग्जरी हैं. राइट? द लिटिल पॉट ऑफ फैंस which is shown in the picture. So this pot were probably considered precious. These type of pots were probably, right,
they considered as precious because they were difficult to make. Clear? So the situation becomes more complicated when we find what seems to be articles of daily use. डेली यूज़ का आर्टिकल अगर महंगा हो, तो बहुत रेयर मटेरियल से बन रहा हो, तो हम ये नहीं कह पाएंगे, उसको क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कि वो यूटिलिटेरियन में है या लग्जरी में है. फॉर एग्जाम्पल स्पिंडल वर्ल्स. क्लियर? So if we study the distribution of such artifact, we find that a rare object made of valuable material, they are generally concentrated in large settlements. तो जो बहुत ही रेयर चीज़ें होती थी, दुर्लभ मटेरियल की बनी होती थी, कीमती मटेरियल से बनी होती थी, वो लार्ज सेटलमेंट में पाई गई हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा. ठीक है. और स्मॉलर सेटलमेंट में इनके बहुत ही कम रिमेन्स मिले हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल मिनिएचर पॉट्स ऑफ फैंस, जो हमने फैंस का जो पॉट देखा था, शायद ये परफ्यूम बॉटल की तरह काम करता था, और ये ज़्यादातर हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में देखने को मिला है. राइट. कालीबंगन जैसे छोटे छोटे सेटलमेंट्स में हमें ये देखने को नहीं मिला. इसी तरह से गोल्ड भी बहुत रेयर होता था, जैसे आज है. ठीक है. सो प्रोबेबली प्रेशियस होता था, और ऑल गोल्ड ज्वेलरी ये हमें हड़प्पन साइट में मिली हैं. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्राफ्ट प्रोडक्शन. तो फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन. सो चन्हुदाड़ो इज़ अ टाइनी सेटलमेंट. क्लियर? इसका एरिया था लेस देन 7 हेक्टेयर्स एज कम्पेयर टू मोहनजोदाड़ो, जिसका एरिया था 125 हेक्टेयर्स. तो चन्हुदाड़ो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग. तो यहाँ होता था. एंड द वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक बीड इज़ रिमार्केबल. जैसे stones like carnelian of beautiful red color, jasper, crystal, quartz and steatite. Metals like copper, bronze, gold and shell, fans and terracotta or burnt clay. Clear? So some beads were made of 2 or more stones cemented together, some of stones with gold caps. तो the shapes were numerous. शेप भी इनकी अलग अलग होती थी. डिस्क शेप, cylindrical, spherical, barrel shape, segmented, और some were decorated by incising, undercut. इस तरह से वो beads बने होते थे, right? और पेंटिंग, and some had designs etched onto them. और किसी में डिज़ाइन होते थे जो उन पे कार्व किए हुए होते थे. क्लियर? Now third point is techniques for making beads differed according to the material. अब मटेरियल के अकॉर्डिंग जो टेक्निक होती थी ये भी अलग अलग हो जाती थी. As steatite, a very soft stone, was easily worked. Clear? And some beads were molded out of a paste made with steatite powder. This permitted making a variety of shapes. Archaeologist experiments have revealed that the red color of carnelian किस तरह से बना है? By firing the yellowish raw material and beads at various stages of production. Clear, children? And the last here topic is nodules. Nodules were the raw lump that was found raw, right? They were chipped. उनको ब्रेक किया जाता था और कट किया जाता था into rough shape and then finally flaked into the final form. Right? फिर बाद में उन्हें finally एक form दे दिया जाता था. So grinding, polishing and drilling completed the process. Clear? Next is specialized drills have been found at चन्हुदाड़ो, लोथल and more recently at धोलावीरा. ये जो drill है, specialized drill, it is in the picture 1.13, a tool and bead, right? This is a drill. So it is found in चन्हुदाड़ो, लोथल and more recently at धोलावीरा. They are near about the Gujarat. Clear? Now, as you found Nageshwar, locate Nageshwar and Balakot on this map.
they are on the coastal area. Nageshwar is in the Gujarat coastal area and Balakot on the Pakistan side, right? So here you can see both settlements are near the coast, clear? And these were specialized center for making shell objects including bangles, ladles and inlay. Bangles you very well know, churiyan, ladles, करछुल and inlay designs, तो which were taken to other settlements. ठीक है. Similarly, it is likely that finished product जो बन जाता था प्रोडक्ट जैसे बीड्स है, तो ये चन्हुंदड़ो और लोथल से इनको कहाँ ले जाया जाता था? अर्बन सेंटर्स में. अर्बन सेंटर्स सच एज मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा. Clear? Now next topic is centers of production. Identifying centers of production. Clear? So in order to identify centers of craft production, the archaeologists usually look for the following, like raw material such as stone nodules, whole shells, copper ore, tools, unfinished object, rejects and waste material. Clear? Second point, waste is one of the best indicator of craft work. Clear? For example, अगर शेल और स्टोन को हम काटते हैं किसी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो जो पीसीस होंगे इन मटेरियल के, तो उनको हम वेस्ट कहेंगे. तो प्रोडक्शन की जगह पे ये वेस्ट की फॉर्म में बन जाएगा. क्लियर? तो ये आइडेंटिफिकेशन का एक कारण हो जाता है. हम आराम से पता कर सकते हैं क्या बनता था यहाँ. क्लियर? एंड सम टाइम लार्ज वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप टू मेक स्मॉलर ऑब्जेक्ट. और कभी कभी ये जो लार्ज वेस्ट पीसेस से छोटे ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए जाते थे. बट टाइनी पार्ट्स जो होते थे, ठीक है, मिन्स्क्यूल बिट्स, दे वर यूजली लेफ्ट इन द वर्क एरिया. और जो छोटा ऑब्जेक्ट बनाया उसके बाद भी जो छोटे छोटे पार्ट्स जो बिखर गए, राइट, तो वो रह जाते थे वर्क एरिया में. एंड दीज ट्रेसेस सजेस्ट दैट अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. Clear? Now next topic is strategies for procuring material. Procuring means obtaining material. Now as is obvious कि a variety of material was used for craft production. While some such as clay were locally available, many much as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. Clear? Next is terracotta toy models of bullock carts suggest that this was one important means of transporting goods and people across land routes. Clear? So the हड़प्पन जो थे इस तरह से मटीरियल क्राफ्ट के लिए लेते थे. बहुत तरीके थे उनके. सो दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट. वो सेटलमेंट भी इस्टेब्लिश करते थे जैसे नागेश्वर एंड बालाकोट इन एरिया वेयर शेल वॉज अवेलेबल. क्लियर? अदर सच साइट्स वर शर्टुगई इन फार ऑफ अफगानिस्तान नियर द बेस्ट सोर्स ऑफ लेपिस lazuli. And lapis lazuli was a blue stone that was clearly very highly valued. And next place, Lothal, which was near sources of carnelian. Cleared? So from Bharuch in Gujarat, Statite from South Rajasthan and North Gujarat, and metal from Rajasthan. So another strategy, third point is, another strategy for procuring raw material may have been to send expedition. Expeditions means to journey with a particular purpose. So expedition वो करते थे to the areas such as खेतरी region of Rajasthan. कॉपर के लिए वहाँ expedition किया इन्होंने, और साउथ इंडिया गोल्ड के लिए. And these expedition established communication with local communities. Clear? Occasional finds of Harappan artifacts such as statite, microbeads in this area, they are the indication of such contact.
and there is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the Ganeshwar Jodhpur culture, with its special non-Harappan pottery and an unusual wealth of copper object. And it is possible that the people of this region supplied copper to the Harappans. Clear? Next is contact with distant lands. So distant land, जो दूर दूर के एरियाज थे, वहाँ पे कैसे कांटेक्ट हुआ इनका? So archaeological finds suggest that copper was also probably brought from Oman. ओमान से लाया जाता था on the southeastern tip of Arabian Peninsula. Clear? अरेबियन पेनिनसुला के साउथ ईस्टर्न टिप पे ओमान आपको दिखाई देगा. एंड ऑन द केमिकल एनालिसिस, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एनालिसिस दैट बोथ द ओमानी कॉपर and Harappan artifacts, they have traces of nickel, they were found. Clear? Suggesting a common origin. There are other traces of contact as well. Distinctive, a special type of vessel as it is shown in the figure. Clear? A Harappan jar found in Oman. So this type of vessel, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani site. Such thick coating prevent the percolation of liquid. जो लिक्विड की जो percolation होती है, लीकेज होती है, उससे बचाती है. So we do not know what was carried in these vessels, but it is possible that the Harappan exchanged the content of these vessels for Omani copper. Barter system होता था, तो वो ओमानी कॉपर लेते थे, बदले में उनको हड़प्पन जार देते थे. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द 3rd millennium BCE refer to copper coming from a region called Magan. Magan, children, you can see in this picture, in map. ठीक है, Magan. So this perhaps a name for the Oman, right? And interestingly enough, copper found at Mesopotamian site also contain traces of nickel. Next point is other archaeological finds suggestive of long distance contacts include Harappan seals, weight, dies and beads. In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mention contact with region named Dimon, right? Dimon to the west of the Magan. Clear? And Magan and Melua, possibly the Harappan region, and they mention the products from Melua: carnelian, lapis lazuli, copper, gold and variety of wood. एक मेसोपोटामियन मिथ के अनुसार, ठीक है ना, मेलुहा का मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, तुम्हारा बर्ड जो है ये हाजा बर्ड हो और इसकी जो आवाज़ है तुम्हें अपने रॉयल पैलेस से भी सुनाई दे. तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हाजा बर्ड कुछ और नहीं, ये पीकॉक के बारे में कहा गया है, राइट? सो इट इज़ लाइकली दैट कम्युनिकेशन विद ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया वॉज बाय सी, एंड मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर टू मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सीफेयरर. सीफेयरर मीन्स मल्लाह, राइट? तो ये मल्लाह, मेलुआ वर्ड जो है आप देख रहे हो, ये आया है लैंड ऑफ सीफेयरर, राइट? So beside we find depiction of ships and boats on the seals. Here the picture is shown. You can easily see here the picture of boat in this seal. Clear? Next point is seals, script and weights. Seal and sealing. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. Clear? एक मान लो आपने बैग, किसी चीज़ का बैग है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इसका माउथ जो है उसको आपने रोप के साथ टाई कर दिया है और नॉट जो है उसको अटैच कर दिया है एक वेट क्ले के साथ, जिसमें सील आपने प्रेस की है, जिसमें एक इम्प्रेशन पड़ गया है. अगर वो बैग अपनी जगह पे पहुंच जाता है, उसकी सील इंटैक्ट है, मीन्स अनब्रोकन है, और तो बैग अपनी जगह पे पहुंच गया है, इट मीन्स इसको किसी ने टैम्पर वगैरह नहीं किया है. ठीक है ना? तो सेकेंड वन इज़ द सीलिंग ऑल्सो कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. तो जो सीलिंग है ये सेंडर की आइडेंटिटी भी बताता है. एंड नेक्स्ट इज एन
enigmatic script. Enigmatic script, a mysterious script, right? Harappan seal usually have a line of writing, probably containing the name या title of the owner. इसके स्क्रिप्ट में नेम या टाइटल होता था ऑनर का. स्कॉलर हैव ऑल्सो सजेस्टेड, स्कॉलर्स मानते हैं कि एक मोटिफ जो पिक्चर होती थी एक एनिमल्स की भी बनी होती थी, ठीक है, तो कन्वे करती थी मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकते थे. क्लियर. एंड मोस्ट इंस्क्रिप्शन आप शॉर्ट होते थे, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन होते थे. ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन अनडिसाइफर टू डेट, अभी तक तो ये समझी नहीं जा सकी है. एंड इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल एज इट हैज़ जस्ट टू मैनी साइंस, somewhere between 375 to 400, and it is clear that the script was written from right to left. script जो है right to left लिखी जाती थी. clear. last point is weight. weight बाट जैसे हो गया, तो exchanges जो होते थे they were regulated by a precise system of weight. weight का एक मतलब एक precise, एक accurate system होता था जिससे exchange को regulate किया जाता था. और ये मेड होता था, बना होता था एक स्टोन जिसको कहा जाता था चर्ट, एंड जनरली साइज इसका क्यूबिकल होता था विद नो मार्किंग एज इज शोन इन द फिगर. क्लियर. द लोअर डिनोमिनेशन, जो इसकी लोअर वैल्यू होती थी ऑफ वेट्स की, दे वर इन बाइनरी लाइक 1, 2, 4, 8, 16, राइट, बेस 2, एंड while the higher denomination followed the decimal system. clear. the smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. Second one, metal scale pans have also been found. metal scale pans, ठीक है ना, पलड़े जो मेटल के बने होते थे वो भी मिले हैं. Clear children? So this is all for today's class. I believe you must have understood the topic. I also have attached answer keys and assignment separately. Kindly go through the answer and check your last assignments and do the latest one. Until the next time, take care everyone. Thank you.